ऑस्ट्रेलिया का ईमू युद्ध क्या था और इसका परिणाम क्या था। ईमू युद्ध, जिसे महान ईमू युद्ध भी कहा जाता है, 1932 में ऑस्ट्रेलिया में मनुष्यों और ईमुओं के बीच लड़ा गया था। खैर, ये बात सुन के बहुत ही रोचक लगती है और ये है भी बहुत दिलचस्प। ये युद्ध वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कैंपियन जिले में घटी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य फसलों को ईमुओं की बढ़ती आबादी से बचाना था। हालांकि ईमू की आबादी को नीचे लाने में यह युद्ध असफल रहा। यही वजह है कि इसे एक दुर्लभ युद्ध माना जाता है, जिसमें इंसानों की बहुत बुरी तरह हार हुई थी। ये पूरी घटना प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद शुरू हुई थी। युद्ध से लौट रहे ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक बार फिर अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू करना पड़ा था। युद्ध में भाग लेने वाले अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई सैनिक आम इंसान थे, जैसे कि किसान या चरवाहे। साथ ही साथ वे सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले बुनियादी लोग थे। युद्ध की समाप्ति के बाद ये ऑस्ट्रेलियाई सैनिक स्वदेश लौट आए। उनकी सरकार ने उन सभी चीजों को खोजने के लिए संघर्ष किया जो उनके वॉर वेटरन्स को खुश रख सके। उन परिस्थितियों में सरकार ने सभी राज्यों में एक सैनिक बंदोबस्त योजना शुरू की थी, जिसमें लगभग 5030 पूर्व सैनिकों को भूमि के भूखंड प्रदान किए गए थे, जिसका उपयोग उन्हें गेहूं और खेती और भेड़ पालने के लिए करना था। पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ बहुत ही सीमांत क्षेत्रों में कई सैनिकों को भूमि आवंटित किया गया था और ये भूमि मुश्किल से ही प्रयोग करने योग्य थी। कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि ये वॉर वेटरन्स अर्थात दिग्गज बहुत ही नाखुश हुए। मामले को बदतर बनाने के लिए 1929 में महामंदी की मार पड़ी, अर्थात द ग्रेट डिप्रेशन, जिससे गेहूं की कीमतों में भारी गिरावट आई। इन कठोर दबावों तले दिग्गजों को शांत करने के लिए सरकार ने गेहूं सब्सिडी का वादा भी किया, लेकिन उन सहायता पैकेजों ने कभी भी दिन का उजाला नहीं देखा। बस जब इन लोगों ने सोचा कि स्थिति इससे और खराब नहीं हो सकती, तो वे गलत साबित हुए। एक वाइल्ड स्पीशीज, जिसे हम ईमू के नाम से जानते हैं, वह पनपने लगी। तो क्या थी ये ईमू की समस्या? ईमू बहुत बड़े फ्लाइटलेस पक्षी कहे जाते हैं, अर्थात उड़ने ना योग्य पक्षी, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 5.7 फीट अर्थात 1.75 मीटर से कम नहीं थी। ये इमूस दूसरे सबसे बड़े जीवित पक्षी है। उनके पास लंबी गर्दन और पैर है, लेकिन बहुत ही छोटे पंख अर्थात 8 इंच से भी कम पंख होते हैं। इसी कारणवश वे उड़ नहीं पाते। 1922 तक इमूस ऑस्ट्रेलिया में एक संरक्षित देशी प्रजाति अर्थात एक नेटिव स्पीशीज कही जाने लगी, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। इमूस ने फसलों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। वे बड़ी संख्या में आए और खड़ी फसलों को ठूठ पर खा गए, अर्थात उनके स्टेम्स तक उन्हें नष्ट कर दिया, जिससे किसानों की फसलें तबाह होने लगी और उनकी आजीविका भी नष्ट होने लगी। 1932 के अंत तक लगभग 20,000 ईमू नई खेती वाली भूमि में चले गए, जो इन वॉर वेटरन्स को आवंटित थी, क्योंकि उन क्षेत्रों में संसाधन भरपूर थे। कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये एक ऐसा उपद्रव था जिसे किसान अनदेखा नहीं कर सके। सबसे पहले यही किसान, जो पूर्व सैनिक थे, ईमूस की शूटिंग करना शुरू कर दिए, क्योंकि वे प्रशिक्षित राइफलमैन थे। फिर भी उन सैकड़ों शक्तिशाली पक्षियों को मारने और ढेर करने के बाद भी वास्तव में लगातार बढ़ती इनकी संख्या में सेंध नहीं लगा सके। ये तब था जब उन्होंने सहायता के लिए सरकार की ओर रुख किया और ऑस्ट्रेलियाई सेना के समर्थन का अनुरोध किया। सेना बनाम इमूस के खिलाफ ये युद्ध की कमान मेजर GPW मेरेडिथ को सौंपी गई। वे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई तोपखाने के 7वें जनरल थे। 10,000 राउंड गोला बारूद और 2 लुइस तोपों के साथ सशस्त्र एक छोटा दल ईमू के एक झुंड को मार गिराने के लिए कैंपियन जिले की ओर निकल पड़ा। लुइस मशीन गन एक हल्की मशीन गन है, जिसका व्यापक रूप में प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था। 1 दशक से भी अधिक समय के बाद ऑस्ट्रेलिया में ईमूस के खिलाफ उसी बंदूक का वापस इस्तेमाल किया गया। सशस्त्र सैनिक कड़े मुकाबले में पक्षियों के पीछे चल पड़े, लेकिन पक्षियों ने अपनी हताहतों की संख्या अर्थात कैजुअलिटीज की संख्या को कम करने के लिए सभी दिशाओं में खुद को तितर बितर कर दिया। इसे एक राजनीतिक और कूटनीतिक चाल भी कहा जाता है। कौन कहता है कि पक्षियों और जानवरों के पास दिमाग नहीं होता? उनके पास तो खैर इतना दिमाग होता है जिनसे इंसान भी अपनी स्ट्रेटेजीज बना सके। कुछ दिनों के बाद एक विशेष क्षेत्र में लगभग 1000 ईमूस देखे गए। फिर से सैनिकों ने फायरिंग की, लेकिन इस बार पॉइंट ब्लैंक रेंज से। बारिश के मौसम के चलते उनकी मशीन गन्स जाम होने लग गई और वे केवल 10 से 12 इमूस ही गिरा पाए, जिससे शेष इमूस को भागने का एक सही मौका मिल गया। ठीक यही उन्होंने किया। सैनिकों की बंदूकों की सीमा से सुरक्षित रूप से वे भाग निकले। सेना द्वारा इस क्षेत्र में ईमू की संख्या को कम करने का यह पहला प्रयास था। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सैन्य दल की घोर विफलता, बहुत सारे नकारात्मक मीडिया कवरेज के साथ सरकार को प्रभावित क्षेत्रों से सेना को बाहर निकालने के लिए प्रेरित किए।
इस प्रकार प्रथम युद्ध में ईमू विजयी हुए। ईमूज ने फिर से हमला किया और ऐसा ही कुछ सेना ने भी किया। 13 नवंबर 1932 को ईमू की संख्या को कम करने का दूसरा सैन्य प्रयास किया गया था। हालांकि इस हमले ने बेहतर परिणाम प्रदान किए, यानी उन्होंने इस बार अधिक ईमूज को मार डाला। ये अभी भी एक सफल ऑपरेशन से बहुत दूर था एक सैन्य दृष्टिकोण से। कथित तौर पर एक ईमू को ढेर करने के लिए कम से कम 10 राउंड अर्थात 10 गोलियां चलानी पड़ी। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि ये इसके लायक नहीं है। मेजर मेरेदिथ को वापस बुला लिया गया और ईमू जीत गए। खैर, फिर से ईमूज की जीत हुई। इस तरह ईमू ने 1932 में ऑस्ट्रेलिया का महान ईमू युद्ध जीत लिया। यहाँ तक कहा जाने लगा कि अगले 6 महीनों में ईमूज की संख्या में भारी गिरावट आई, क्योंकि सरकार ने स्थानीय लोगों को इस स्थिति से निपटने के लिए गोला बारूद प्रदान करना शुरू कर दिया। इसी ईमू युद्ध में ऑस्ट्रेलियाई कमांडर मेजर मेरेदिथ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारे पास इन पक्षियों की गोली ढोने की क्षमता वाला एक सैन्य डिवीजन होता तो इस दुनिया में हम किसी भी सेना का सामना अवश्य कर पाते। वे टैंकों की इनविंसिबिलिटी अर्थात अभेद्यता के साथ मशीन गनों का सामना कर पाते। सो थी ना ये एक बहुत ही रोचक कथा। खैर, ऐसे ही और रोचक कथाओं और तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।